नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। निमिषा प्रिया को यमन में बचाने की एक और उम्मीद खत्म होती नजर आ रही है। दरअसल सोमवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। निमिषा को यमन में 16 जुलाई को सजाए मौत दी जा सकती है। वह तलाल अब्दो महदी नाम के यमनी नागरिक की हत्या के मामले में दोषी पाई गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक सीमा है जहां तक हम जा सकते हैं। आगे कहा गया कि अब एक ही रास्ता है कि यमनी नागरिक का परिवार ब्लड मनी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। दरअसल इस व्यवस्था के तहत पीड़ित परिवार को एक धनराशि दी जाती है। हालांकि यह रकम कितनी होगी, यह दोनों पक्ष मिलकर तय करते हैं। आपको बता दें कि केरल के पलक्कड़ जिले की निमिषा प्रिया महदी की हत्या की दोषी पाई गई हैं। उन्होंने एक अन्य नर्स के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। खबर है कि दोनों ने कथित तौर पर यमनी नागरिक के शव को काटा और एक अंडरग्राउंड टैंक में डाल दिया था। इससे पहले कई मौकों पर निमिषा प्रिया ने आरोपों को चुनौती दी है, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। हरियाणा के नूंह में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं 24 घंटे के लिए निलंबित कर दी गई हैं। ये सेवाएं 13 जुलाई रात 9 बजे से 14 जुलाई रात 9 बजे तक बंद रहेंगी। सरकार ने यह निर्णय नूंह जिले में ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा के मद्देनजर लिया है। हरियाणा सरकार के आदेश में कहा गया है कि नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट, बल्क एसएमएस सेवाएं, बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज सेवाओं को छोड़कर और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं 24 घंटे के लिए निलंबित की जाती हैं। ये सेवाएं 13 जुलाई से रात 9 बजे से 14 जुलाई की रात 9 बजे तक बंद रहेंगी। हालांकि वॉइस कॉल सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। आदेश में कहा गया कि इस फैसले का उद्देश्य व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत जानकारी और अफवाहों के प्रसार को रोकना है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को शहीद दिवस के आसपास की घटनाओं की कवरेज के लिए स्थानीय मीडिया संस्थानों की आलोचना की और कहा कि इससे लोगों को कायरों और हिम्मत वालों में फर्क करने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि हमारे स्थानीय अखबारों पर एक नज़र डालें। जम्मू और श्रीनगर अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं के आप कायरों और हिम्मत वालों में फर्क कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय मीडिया संस्थानों ने इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया कि पूरी निर्वाचित सरकार और अधिकांश प्रतिनिधियों को नज़रबंद कर दिया गया था। कायरों ने इस तथ्य को पूरी तरह से दबा दिया। कुछ हिम्मत वाले अखबारों ने इसे पहले पन्ने पर छापा है। उन बिकाऊ लोगों पर शर्म आती है जिन्होंने इस खबर को दबा दिया। उमर अब्दुल्ला ने पुराने शहर में नौहट्टा के पास शहीदों के कब्रिस्तान का दौरा किया। आपको बता दें कि भाजपा को छोड़कर सभी प्रमुख दलों के नेताओं ने रविवार को दावा किया कि उपराज्यपाल प्रशासन ने उन्हें 1931 में महाराजा हरि सिंह की सेना की गोलियों से शहीद हुए 22 लोगों को श्रद्धांजलि देने से रोकने के लिए नज़रबंद कर दिया था। अहमदाबाद में 12 जून को दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की शुरुआती जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया ने इस विमान का थ्रोटल कंट्रोल मॉड्यूल यानी TCM पिछले 6 सालों में 2 बार बदला था। पहली बार 2019 में और दूसरी बार 2023 में। TCM एक महत्वपूर्ण फ्लाइट सिस्टम है जिसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच भी शामिल होते हैं। ये वही स्विच है जो दुर्घटना की जांच में अब केंद्र में आ गए हैं, क्योंकि 12 जून को अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यह फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक बंद हो गया था, जिसके बाद यह हादसा हुआ। AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि TCM को 2 बार बदला गया था, लेकिन इसका फ्यूल कंट्रोल स्विच के कामकाज से कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया। हालांकि जांच में यह भी कहा गया है कि हादसे के समय फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक बंद होना एक अहम जांच का विषय बना हुआ है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। हान झेंग से मुलाकात की जानकारी एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। एस जयशंकर ने कहा कि हमने हमारे द्विपक्षीय संबंधों में हुए सुधार को रेखांकित किया। दोनों नेताओं ने विश्वास जताया कि मेरी यात्रा के दौरान होने वाली बातचीत इस सकारात्मक दिशा को बनाए रखेगी। बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सम्मेलन में भाग लेने के लिए एस जयशंकर चीन के दौरे पर हैं। दिल्ली के 3 स्कूलों को सोमवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले हैं, जिसके बाद शिक्षण संस्थान के परिसरों की गहन तलाशी ली गई। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। PTI के मुताबिक अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे पुलिस को प्रशांत विहार और द्वारका सेक्टर 16 स्थित
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF विद्यालयों और चाणक्यपुरी स्थित एक स्कूल से बम की धमकी के बारे में सूचना मिली। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर की जांच के लिए पुलिस दल तुरंत मौके पर पहुंच गए। तुरंत तलाशी ली गई। स्थानीय पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते स्कूल पहुंचे और गहनता से जांच की। उन्होंने बताया कि साइबर पुलिस विशेषज्ञ ईमेल के सोर्स का पता लगा रहे हैं। स्कूल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार एक और जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के संरक्षण में खुद को स्थिर और सशक्त दिखाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनके मंत्रिमंडल में भीतर ही भीतर असंतोष की ज्वाला सुलग रही है। वरिष्ठ मंत्रियों और विधायकों के बीच नाराजगी और टकराव के सौरभ सतह पर आने लगे हैं। दरअसल हाल ही में वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में आयोजित एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ही वन विभाग के प्रति नाराजगी जाहिर की। वन विभाग का प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है, फिर भी विजयवर्गीय ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वन विभाग सहयोग नहीं कर रहा है, पौधे नहीं दे रहा है। उन्होंने साफ तौर पर आग्रह किया कि विदेश दौरे से पहले मुख्यमंत्री विभाग को निर्देश दें, मगर मोहन यादव ने इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और यह मौन कई सवाल खड़े करता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने RJD नेता तेजस्वी यादव के एक बयान की निंदा की है। तेजस्वी यादव का यह बयान बिहार मतदाता सूची में विदेशियों का नाम सामने आने की सूत्रों के आधार पर दी गई खबर पर था। शांभवी चौधरी ने कहा कि ये आश्चर्यजनक है कि वो यानी तेजस्वी यादव इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उनको इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए कि राजनीति में किस किस तरह की भाषा का उपयोग करना चाहिए। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम बिहार की अस्मिता को बरकरार रखने की बात करते हैं, तब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसको आदमी बाइट में वापस नहीं बोल सकता। शांभवी चौधरी ने कहा कि बिहार बंद के बाद RJD के नेताओं में बौखलाहट हो गई है। हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आप मर्यादा में रहते हुए कर सकते हैं। आप कड़ी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम सबके लिए अपमानजनक है। दरअसल तेजस्वी यादव से उन खबरों पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी जिसमें सूत्रों के हवाले से बिहार मतदाता सूची में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोगों के नाम सामने आने की बात कही गई है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सूत्र कौन है? ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर पर कब्जा करवा रहे थे। इस दौरान उनकी ओर से एक शब्द का इस्तेमाल किया गया जिस पर शांभवी चौधरी ने आपत्ति जताई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरह की अगर कोई बात है भी तो आखिरी बार UPA की सरकार में 2003 में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। उसके बाद से कई चुनाव हुए। नरेंद्र मोदी जी का 2014 का चुनाव, 2019 का और 2024 का चुनाव हुआ। उस समय हम लोग 3 से 4 लाख वोटों से चुनाव हारे, तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? ईरान की सरकारी फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार देश के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पिछले महीने हुए इसराइल के हमले में मामूली घायल हुए थे। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की करीबी फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया है कि 16 जून को तेहरान में एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग में शामिल थे। इस दौरान इसराइल ने सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी के प्रवेश मार्गों को 6 बमों से निशाना बनाया। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के पैर में चोट आई थी। फॉर्स की रिपोर्ट स्वतंत्र रूप से वेरीफाई नहीं हुई है। इसराइल ने इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। दरअसल आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही ईरान के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया था कि इसराइल ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। इस आरोप को इस्राएली रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने खारिज कर दिया था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.